हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंसोलिडेशन होता क्या है? आप देख सकते हैं, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब आप दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा बनाते हैं, एक जगह पर बनाते हैं, तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टुगेदर we combine the two financial statement in consolidation financial statement। हम कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा साथ में बनाते हैं, इसीलिए इसको कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, notes to account, cash flow statement and other explanatory items आते हैं। तो इन सब स्टेटमेंट्स को हम इकट्ठा बना रहे हैं। हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर एक्सप्लेनेटरी आइटम्स, हम इन सब को इकट्ठा बनाते हैं। दो कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम इकट्ठा बनाते हैं तो इसको कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब आपने सुना कि हम दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इकट्ठा बनाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो दोनों कंपनी, एक होल्डिंग और दूसरा सब्सिडरी, हिंदी में अगर बात करें तो इसको सूत्रधारी कंपनी बोलते हैं और इसे सहायक कंपनी बोलते हैं। तो ये दोनों कंपनी हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो होल्डिंग कंपनी के द्वारा, यानी कि सूत्रधारी कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठा बनाया जाता है, सहायक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल करके। तो बनाता है सूत्रधारी कंपनी और उसमें शामिल होता है सहायक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है, ये होते क्या हैं? होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं और सहायक कंपनी किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे अधिक अंशों को खरीद कर या किसी दूसरी विधि के द्वारा उसको नियंत्रण करती है, दूसरी कंपनी को नियंत्रण करती है, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं, सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। और जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के द्वारा अंशों के खरीद के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से नियंत्रण हो रही है, उसको सहायक कंपनी बोलते हैं। तो ये कंट्रोलिंग एंटिटी है और ये कंट्रोल्ड एंटिटी है। कैसे कंट्रोल कर रहा है ये? तो 51% शेयर और मोर इन अदर कंपनी by any other method और टेक्निक। तो या तो 51% या उससे अधिक अंशों को खरीद के नियंत्रण कर रही है या किसी दूसरे विधि से नियंत्रण कर रही है, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, कंट्रोलिंग एंटिटी बोलते हैं। और ये नियंत्रण हो रही है तो इसको हम सहायक कंपनी बोलते हैं। अब इन्हीं का बैलेंस शीट हम एक साथ बनाते हैं तो इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि एक कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को नियंत्रण करती है, तो अगर ए ने कंपनी बी में
60% शेयर्स खरीदे हुए हैं, 60% इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं, तो ए होल्डिंग कंपनी है एंड बी सब्सिडरी है। इट इज वेरी सिंपल। बट एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकती है। जैसे अगर बी ने कंपनी सी में 55% शेयर खरीदा हुआ है, तो सी कंपनी ए की सब्सिडरी है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि ए बी को कंट्रोल कर रहा है और बी सी को कंट्रोल कर रहा है। तो यहां भी होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है ए और सी के बीच में, लेकिन इसे इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। तो इस तरीके से भी होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बन सकता है। अब बात आती है कि हमारे लिए कोई कानूनी आवश्यकता है होल्डिंग कंपनी के लिए कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़े। यस, आज पर सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज 32 प्रत्येक कंपनी को जिसकी कोई सब्सिडरी है उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो ये कानूनी आवश्यकता है, कंपनीज एक्ट में भी इसके बारे में दिया हुआ है, और बनाने का जो तरीका है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है इसके लिए। तो अब अगर परिभाषा की बात करें तो ये है परिभाषा। When a company acquire rights to control the other company by acquiring 51% or more equity shares or by any other means, the controlling company is called holding company and company which is being controlled is called subsidiary company. तो फर्स्ट कंडीशन है 50% और मोर इक्विटी शेयर्स, not preference shares. We have to control, we have to acquire 51% और more equity shares, और उसके बाद हम किसी और तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को। उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी और तरीके से भी अगर कंपनी को हम कंट्रोल करने का अधिकार रखते हैं तो भी हम होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे। तो द कंट्रोलिंग कंपनी इज कॉल्ड holding company and company which is being controlled is called subsidiary company। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 51% या अधिक शेयर को खरीद कर या किसी अन्य विधि के द्वारा किसी अन्य कंपनी को नियंत्रण करती है, तो नियंत्रण करने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है और नियंत्रण होने वाली कंपनी सहायक कंपनी कहलाती है। तो ये है परिभाषा। अब हमें पता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब हमें ये जानना है कि हम बनाते कैसे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको बनाना क्या क्या पड़ता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या बनाना पड़ता है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होगा हमको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, हमें कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, हमें कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, और अगर कुछ
और एक्सप्लेन करना है तो वो भी हमको करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनानी पड़ सकती है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप कहीं पे भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आपको 2-3 छोटी मोटी चीज़ें बदलाव करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको बहुत सारे वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। जैसे आपको ये निकालना पड़ेगा कि शेयर को खरीदने में आपको बेनिफिट हुआ है या नुकसान, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के अधिकतर शेयर खरीद लेते हैं, लाइक आप 80% शेयर किसी कंपनी का खरीद लेते हैं, ठीक है, तो 80% अगर आप परचेज कर लेते हैं तो बचेगा 20%। एंड इन 20% में जो भी या तो कैपिटल हो या प्रॉफिट हो, ये सब का 20% आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। बिकॉज ये कंट्रोल आपके पास नहीं है, इन अंशों को आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डालते हैं। इसके बाद आपको एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा जिसे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व कहते हैं। इसमें आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के जो भी प्रॉफिट होल्डिंग के हिस्से के हैं उसको आपको जोड़ के लिखना होता है। तो ये 3 वर्किंग नोट हो गए, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वर्किंग नोट है जिसे हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ये 4 वर्किंग नोट आपको, वर्किंग नोट नंबर 1 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को बोलेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को बोलेंगे, इसको 3 एंड इसको 4। सो ये आपके वर्किंग नोट होंगे। इसके अलावा आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल भी निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप सहायक कंपनी के कितने प्रतिशत भाग पर नियंत्रण कर रहे हैं, कितने प्रतिशत अंश आपके पास हैं। तो अगर आपने 4000 शेयर किसी कंपनी के खरीद रखे हैं और उस कंपनी के टोटल शेयर हैं 5000, तो आपको खरीदे हुए अंशों को भाग देना है टोटल शेयर से, जिससे आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल प्राप्त हो जाएगा, दैट इज 80%। तो जो अक्वायर्ड शेयर्स है, अक्वायर्ड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन 200। तो सब्सिडरी को हम एस लिमिटेड भी कह सकते हैं और होल्डिंग को हम एच लिमिटेड भी बोल सकते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया होता है। एक्चुअली होल्डिंग और सब्सिडरी बार बार लिखना थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसलिए हम एच और एस लेकर चलेंगे। तो अक्वायर्ड शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू 100। तो हमको इससे हमारा नियंत्रण का डिग्री पता चल जाएगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये बनाना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब हमको जानना है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे बनेगा, क्योंकि हमारा पहला वर्किंग नोट यही है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, हम प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं कि शेयर खरीदने के कारण हमको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। अब आपको अगर पता होगा तो प्रॉफिट को 2 भागों में बांटा गया है, प्रॉफिट्स
दो तरह के होते हैं, एक को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और दूसरे को रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट्स को दो भाग में बांटते हैं, कैपिटल नेचर को अलग कर लेते हैं और रेवेन्यू नेचर को अलग कर लेते हैं। तो वही जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, ये है हमारा साल 1/4/2020 और ये है 31/3/2021। ओके, इस दिन कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 का बैलेंस था और रिजर्व में 1,00,000 का बैलेंस था। इस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में 1,00,000 का बैलेंस है और रिजर्व में 2,00,000 का बैलेंस है। अब अगर एच लिमिटेड ने यहां पर 80% शेयर्स एस लिमिटेड में खरीदे हैं तो क्या होगा कि अब हमने 80% खरीद लिया है, तो चाहे प्रॉफिट यहां का हो चाहे यहां का हो, इन सब प्रॉफिट के 80% भाग पे हमारा अधिकार है, यानी कि एच लिमिटेड का अधिकार है, और मात्र 20% पे अदर शेयर होल्डर्स का अधिकार है। तो उनको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब क्या होगा, हमको इन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें से खरीदने से पहले के प्रॉफिट कौन से हैं और खरीदने के बाद के प्रॉफिट कौन से हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और हमने यहीं पे खरीदा है तो ये सभी प्रॉफिट और रिजर्व्स खरीदने से पहले के हैं, इनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। और तो दो भाग में बांट दिया जाता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते वक्त। ये हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में शो नहीं होता है, हम यहां से शो कर रहे हैं प्री और पोस्ट, उसके बाद आखिर में टोटल। अब शेष को या तो प्री में लिखा जाता है, जो बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में उसको या तो प्री में लिखा जाता है या लिखा जाता है। ओके, तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पर 50,000 और रिजर्व का 1,00,000, और ये क्लोजिंग बैलेंस है इसीलिए इसको टोटल में लिखा जाएगा, यहां पर 1,00,000 और यहां पर 2,00,000। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि 2020-21 का प्रॉफिट इतना है, मतलब हमने साल भर के बीच में इतना लाभ कमाया है। तो उस सिचुएशन में अगर लाभ दे देगा आपको साल भर के बीच का, तो आपको वो पोस्ट में लिखना होगा। लेकिन जब भी बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, तो उसको हम या तो प्री में लिखेंगे या टोटल में लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे। बीच का जो प्रॉफिट होगा वो बैलेंस निकाल के दिया जाएगा। ओके, तो अगर 50,000 शुरू में था और अंत में 1,00,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, तो इसका मतलब साल भर के बीच में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, और साल के शुरू में रिजर्व हमारा 1,00,000 का था और साल के अंत में हमारा रिजर्व 2,00,000 का है, तो हमने साल भर में रिजर्व में 1,00,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है। अब ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और ये है आपका रिजर्व का बैलेंस। तो आप देख सकते हैं ये खरीदने से पहले का प्रॉफिट है और ये खरीदने के बाद का प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हम ये शेयर खरीद रहे थे उसी दिन हमको इतना प्रॉफिट उस शेयर के बदले में मिल गया, तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये प्रॉफिट हमारे लागत में शामिल था, यानी कि हमने जो खरीदा है उसके लागत में शामिल है वो प्रॉफिट, बिकॉज उस दिन जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन ये प्रॉफिट पता था। तो पता था तो इसका मतलब है कि हमारे कॉस्ट में, हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है उस कंपनी में, उसके लागत में, उसके कॉस्ट में ये प्रॉफिट शामिल होगा। तो हमारा लागत इस प्रॉफिट के वजह से कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शेयर खरीदा, 50 रुपये में खरीदा और उसी दिन आपको 10 रुपये कंपनी ने दे दिए, तो ये जो 10 रुपये हैं ये आपके खरीदने से पहले के प्रॉफिट होंगे जो आपको कंपनी ने उसी दिन खरीदने के दिन दे दिए या खरीदने के 1-2 दिन बाद दे दिए, क्योंकि वो प्रॉफिट पहले जनरेट था, फिर अनाउंस हुआ होगा, फिर मिला होगा। तो
आपका ये जो 10 रुपये आपको मिला है ये आपके लागत को कम कर देगा, मतलब आपका शेयर का जो नेट प्राइस है वो केवल 40 रुपये है, क्योंकि 50 में खरीदा और 10 रुपये उसी वक्त आपको मिल गया एज अ डिविडेंड, तो आप उसको डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो उसी तरह प्री का जो ये प्रॉफिट है इसमें जो भी हिस्सा एच का होगा, अब एच का 80% शेयर है, एस का 20% शेयर है, तो एच को मिलेगा 1,20,000 और माइनॉरिटी के लिए होगा 30,000। उसी तरह पोस्ट प्रॉफिट में 40,000 एच को मिलेगा और 10,000 इसे, यहाँ भी 80,000 और 20,000। तो ये तीनों प्रॉफिट जो हैं आपके, जो एस के सामने लिखे हुए हैं, ये और ये, इन तीनों पर माइनॉरिटी का अधिकार है, इसीलिए इसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले जाते हैं। ओके, माइनॉरिटी का अधिकार है, इसीलिए जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तो इन तीनों को वहां पर ले जाएंगे। अब एच लिमिटेड के लिए ये प्री का प्रॉफिट है और ये दोनों पोस्ट का प्रॉफिट है। तो पोस्ट का प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, जिसे हमने शेयर खरीदने के बाद अर्जित किया है, कमाया है। तो ये तो हमारे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हमारे रिजर्व के बैलेंस में ये जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो प्री वाला है ये हमको लागत में से घटाना है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू जितना भी लिखेंगे उसमें से इसको घटाएंगे। तो इस तरह से आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे धीरे धीरे, हम उसकी भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी आपको बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट समझना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बात आती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इसका बनाने का क्या उद्देश्य है ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जो भी है। तो एस लिमिटेड का टोटल शेयर 1 लाख का है और उसमें से 80% एच लिमिटेड ने 1 लाख में खरीद लिया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख दे देंगे। ये जनरली आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख जाएगा कि एच लिमिटेड ने कितने में शेयर खरीदा है। तो ये बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है, वहाँ दिया होता है, यहाँ वहाँ से उठा लेना है आपको। और इसके बाद अब इसमें हमको क्या क्या मिला, तो इसमें हमको एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल मिला है। और शेयर कैपिटल कितने का मिला है, टोटल शेयर उसका 1 लाख का है, 1 लाख रुपए का, और उसमें से 80% हमने खरीदा है, तो हमको शेयर कैपिटल मिला है 80,000 का। और हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना प्राप्त किया है, 1,20,000। तो 1,20,000 हमको खरीदने के दिन ही प्रॉफिट मिल रहा था, तो ये दोनों आपको इसमें से घटा लेने हैं। तो आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, आपको मिला 2 लाख का बेनिफिट। तो कहने का मतलब है कि आप 1 लाख लाभ में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने खरीदा होता इन्वेस्टमेंट 1 लाख में, लेकिन आपको बेनिफिट मिलता केवल 60,000 का। मान लीजिए 40,000 का शेयर कैपिटल मिल रहा है और 20,000 का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपको वहां पे घटा लेना होता। उस सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा होता, क्योंकि जितना आपने पैसा पे किया है उतने का सामान आपको नहीं मिला है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं इसको गुडविल बोलते हैं, लेकिन यहां पर आपको बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए इसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। इसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा वर्किंग नोट है हमारे पास, जो कि है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको क्या करना है कि आपको जितना शेयर कैपिटल बच गया है जो एच लिमिटेड ने नहीं खरीदा है वो आपको यहां लिखना है। तो अगर 1 लाख टोटल शेयर था और उसमें से 80,000 80%
शेयर एच लिमिटेड ने ले लिया है, तो एच लिमिटेड के लिए बचा कितना, तो 20,000 शेयर, 20,000 रुपए का शेयर। उसके बाद प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व। अब इसके लिए प्री और पोस्ट मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी हमेशा से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए प्री पोस्ट मायने नहीं रखता है, इनके लिए सब प्रॉफिट एक ही समान है। तो इसीलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो 30,000 का है वो भी उसी जगह पे जुड़ रहा है जहां पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 10,000 और 20,000 का जोड़ा जा रहा है। तो टोटल जो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल जाएगा वो 80,000 निकल जाएगा। तो इस तरह से आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है उसके वजह से हमको अभी बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। तो वो हमको पता चल गया कि अभी हमको 1 लाख का बेनिफिट हुआ है, जिसको हमने कैपिटल नेचर माना है और उसको हम कैपिटल रिजर्व में ले गए हैं। उसी तरह दूसरी जगह माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा निकल गया 80,000 का। अब ये जो दोनों प्रॉफिट बच गए, ये हमारा ट्रांसफर हो गया, ये हमारा ट्रांसफर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचे ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एच लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ जाएगा और रिजर्व 80,000 का एच लिमिटेड के रिजर्व में जुड़ जाएगा, जिसके लिए हम अलग वर्किंग नोट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। इसके बनाने के बाद तब हमारा बैलेंस शीट बनेगा, जिसका कि मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो अगर यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।